जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जितने भी दर्द हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, अब तुम्हारा भाई आ गया है, एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। सिर्फ वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक चलेंगे, मतलब शून्य से शिखर तक चलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखना है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री ना समझ में आए तो वीडियो में डिलीट कर दूंगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपाउंड बोलते हैं। और दोस्तों जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और मेरे दोस्त एक होता है अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक को दोस्तों इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और दोस्तों अकार्बनिक यौगिक को बोलते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। अब दोस्तों आइए समझते हैं कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। दोस्तों कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे सर? जीव जंतुओं पेड़ पौधों से। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जीव जंतुओं, ठीक है, तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनके अंदर जीव होता है उनसे प्राप्त किया जाता है कार्बनिक यौगिकों को। और दोस्तों जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं नॉन लिविंग से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब जिनके अंदर जीव नहीं होता है, ठीक है, उनसे इनको प्राप्त किया जाता है। जैसे खनिज हो गया है ना, बोलो बेटा, खनिज में क्या आता है? सोना चांदी ये सब होते हैं कि नहीं होते हैं, खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। और मेरे दोस्त अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जिनके अंदर जीव नहीं होता है। उम्मीद है कि आप ये छोटी सी बात समझ पाए होंगे कि कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब क्या है, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहीं पर हमको सबसे पहले जानना है जैव अणु सिद्धांत के बारे में। दोस्तों इस सिद्धांत से आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई है। बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है, 1815 की बात है, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या था सर? बर्जीलियस। बर्जीलियस बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे, रिसर्च के आधार पे कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई? इन्होंने कहा कि भैया हम कभी भी अकार्बनिक, ध्यान दीजिएगा, अकार्बनिक यौगिक से, अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी बात लिखी है आपके स्क्रीन पे। क्या लिखा है कि कभी भी अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा सर? बर्जीलियस ने कहा। किस सन की बात है? 1815 की, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जो है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत कम थी, मतलब उतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, ठीक है, बहुत कम, 2-4 कंपाउंड हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों समय बीतता गया, एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था होलर। अच्छा, जब बर्जीलियस ने ये बात बताई थी कि कभी भी अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते, तब लोगों ने खोज करना ही बंद कर दिया था, मतलब इस टॉपिक पर रिसर्च करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कह ही दिया था अपनी थ्योरी में कि सर अकार्बनिक से कार्बनिक तो बना ही नहीं सकते, तो क्यों हम इस पर रिसर्च करें। लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन बहुत समय बीत गया, 1828 की बात आती है। 1815 से कहाँ आ गए सर? 1828 में एक वैज्ञानिक थे होलर। इन्होंने क्या किया,
एक अकार्बनिक लवण लिया। क्या लिया सर? एक अकार्बनिक लवण लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO, ठीक है, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। ये एक लवण है। क्या है सर? एक अकार्बनिक लवण है, अकार्बनिक लवण है, ठीक है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक है। इसको इन्होंने क्या किया? गर्म कर दिया। गलती से इन्होंने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया दोस्तों। जैसे ही होलर ने NH4CNO यानी कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो दोस्तों बना बहुत ही इंटरेस्टिंग यौगिक NH2CONH2, यानी कि सर बना यूरिया। क्या बना सर? यूरिया बना, ठीक है, यूरिया का निर्माण हुआ। और दोस्तों ये जो यौगिक है यूरिया, ये एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक है। अरे बोलो यार, क्या इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? कार्बनिक यौगिक है। बर्जीलियस ने कहा था कि हम जो है अकार्बनिक यौगिक से कभी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन होलर ने कर दिखाया दोस्तों, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से यूरिया का निर्माण होता है। और हाँ, इस सिद्धांत को दोस्तों जय-बड़ू सिद्धांत कहते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों यूरिया का। किसने बनाया था? होलर ने बनाया था। किसकी थ्योरी, किसका सिद्धांत गलत हुआ था? तो दोस्तों बर्जीलियस की थ्योरी, बर्जीलियस का सिद्धांत गलत हुआ था। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। और इस पूरे सिद्धांत को जय-बड़ू सिद्धांत या इसी को दोस्तों वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब जरा दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पहला यौगिक तो यहाँ पे यूरिया बन गया। किसने बनाया सर? होलर ने बनाया। जैसे ही पता चला कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है, वैसे ही दुनिया के सारे साइंटिस्ट कार्बनिक यौगिकों की खोज में लग गए। जब खोज में लग गए दोस्तों, तो 1828 के बाद 1845 में एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था कोल्बे। कोल्बे ने अपने प्रयोग द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, जिसको सिरका के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों, सिरके का निर्माण किया, यानी कि एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, ठीक है, किसने? कोल्बे ने। इसके बाद दोस्तों सभी वैज्ञानिक मेहनत कर ही रहे थे, तो यहीं पे आते हैं बर्थले। बर्थले 1856 में कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा के 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेथेन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया दोस्तों? मेथेन का निर्माण किया। इस प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। आप देख ही रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक आ रहे हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों की खोज हो गई। तो अब हम जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स को इनको याद करने में, जो कार्बनिक यौगिकों की खोज हुई है, इनको पढ़ने में, इनको लिखने में समस्या होने लगी। क्योंकि दोस्तों अगर 2-4 यौगिक हों तो उनको याद किया जा सकता है, लेकिन अगर ढेर सारे कार्बनिक यौगिक होंगे तो उनको याद करने में समस्या होगी। कैसे उनको समझेंगे, कैसे उनको प्रदर्शित करेंगे? इसलिए दोस्तों लोगों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे? कार्बनिक यौगिकों का निरूपण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कार्बनिक यौगिकों का निरूपण करेंगे। ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे, ऐसा कोई तरीका बनाएंगे जिसमें इनको आसानी से लिखा जा सके, जो भी यौगिक हैं उनको आसानी से पढ़ा जा सके, सरल तरीके से स्टडी किया जा सके। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिकों को निरूपित करने के लिए जो पहला तरीका आता है वो आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको आणविक सूत्र के नाम से जाना जाता है। आप वीडियो को आखिर तक देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एकदम खतरनाक तरीके से आग लगा दोगे, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखना, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? देखो जैसे H2O लिखा है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आणविक सूत्र है। जैसे CO2 लिखा है, ठीक है, C6H12O6 लिखा है, ठीक है, और क्या लिखा है? C2H6O लिखा है। दोस्तों ये सब आपके इस तरह के फार्मूले जो होते हैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। इसमें क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है? इस प्रकार के सूत्र में परमाणुओं की संख्या तथा उसके प्रकार के बारे में जानकारी होती है। अब जरा ध्यान से देखना, परमाणुओं की संख्या इसमें पता चल रहा है ना। H2O को जैसे आप देखते हो तो H2O को देखने पर आपको 2 चीज़ें पता चलती हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है सर? 2 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है सर? 1 है। ये तो परमाणु की संख्या पता चली है। दूसरी क्या है कि सर इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो यही 2 प्रकार की जानकारी इस प्रकार के सूत्रों में प्राप्त होती है। जैसे C6H12O6 में देख लो बेटा, इसमें क्या पता चल रहा है कि सर कार्बन 6 है, मतलब परमाणु की संख्या पता चली है ना। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ठीक है। कितने प्रकार के परमाणु हैं सर? 3 प्रकार के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कहीं पर भी सूत्र लिखा होगा
तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे और आणविक सूत्र बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो यौगिकों की खोज हुई है ना, देखो इधर देखो, इस तरह से कई सारे यौगिकों की खोज हुई, तो इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए पहला तरीका आया कि सर इस तरह से अगर कोई फार्मूला लिखा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है सर, आइए आगे आते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, दूसरा आता है लुईस संरचना। अब बेटा लुईस संरचना का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है इस प्रकार के सूत्र में सभी परमाणुओं बंद और लोन पेयर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं सर, बंद और लोन पेयर को। अब सर ये लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म। क्या बोलते हैं सर, एकाकी युग्म के नाम से जाना जाता है। अब लोन पेयर को मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर, 8 होता है। अब बेटा ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना आता है सर, 2,6 आता है। ठीक है, कितना आता है सर, 2,6। कैसे सर, इस तरह से नाभिक बनाओगे, 2 कक्षकें बनाओगे। हाँ सर, देखते जाना, बहुत बेसिक से चल रहे हैं। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 1 2 3 4 5 6, आखिरी वाले में 6 है ना। ठीक है सर, ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट से प्रदर्शित कर दो। कितने से सर, डॉट डॉट से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा यहाँ पे देखो कितने जोड़े बचे हैं, कितने जोड़े बचे हैं सर, सर यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, ये इसके लोन पेयर है। क्या है सर, लोन पेयर है। जैसे अब अगर आप NH3 में देखें बेटा, अमोनिया में, अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सर, 3 हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 2,5। ठीक है, तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए सर, बॉन्ड बना लिए। देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये इसको बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे सर, लोन पेयर, एकाकी युग्म। ठीक है, ठीक है सर, इसको मिटा रहे हैं। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब जरा ध्यान से देखना हमारी बात को, लुईस संरचना क्या होती है। जैसे ये एक आपका आणविक सूत्र लिखा है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, इसी को अगर हम लुईस संरचना बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। चलो सभी बॉन्ड को दर्शाते हैं। ठीक है, CS मतलब CH3 CHOH। बेटा देखो इसको हमने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया, क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे, 2 कार्बन मैंने बना दिया, 6 हाइड्रोजन थे, 3 2 5 1 6, एक ऑक्सीजन था। इस प्रकार के सूत्र को क्या बोलते हैं सर, इस प्रकार के सूत्र को बोलते हैं लुईस संरचना, लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने सभी परमाणुओं को दर्शाया है, इसके बॉन्ड को दर्शाया है, और लोन पेयर को भी मैंने दर्शाया। ऑक्सीजन में 2 मतलब 1 लोन पेयर होगा, क्यों, क्योंकि सर ऑक्सीजन के आखिरी में 6 होते हैं, तो सर यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया, 1 और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 2 लोन पेयर हैं और सर 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी संरचना बना लेंगे, और इस प्रकार के सूत्र अगर लिखे रहेंगे, इस प्रकार का कभी भी स्ट्रक्चर लिखा रहेगा तो इसको तुम बोलोगे लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, अगर ये ना आया हो ना तो देखते जाओ, आगे सब एक्सप्लेन हो जाएगा, खुद में खुद क्लियर हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। दोस्तों अगला आता है संघनित सूत्र, कंडेंस फार्मूला। बेटा देखो इस प्रकार के सूत्र में सभी परमाणुओं तथा उसकी कनेक्टिविटी को दर्शाया जाता है। कनेक्टिविटी का मतलब कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यही आपका देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O, ये आपका आणविक सूत्र है ना, इसको इस प्रकार से लिख दिया जाए CH3 CH2OH, मतलब इस तरह से इसको तोड़ के लिख दिया जाए। अभी तक देखो इस तरह से लिखा था, लेकिन मैंने इस तरह से लिख दिया। जैसे देखो मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, एक फार्मूला मैं और आपको और सिखाता हूँ। जैसे C2H6 लिखा है। अब बेटा ये C2H6 लिखा है ना, ये एक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, फैला के लिख दूं, CH3 लिख दूं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा सर, कंडेंस फार्मूला हो जाएगा, संघनित सूत्र हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेटा अगला आता है बॉन्ड रेखा, मतलब बंद रेखा सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही तो मेन है, इसी को तो आपको पढ़ना है। अब जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको हम लोग एक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा सर, रेखा द्वारा। ठीक है, रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वो जो रेखा होगी वो जिग जैग पैटर्न में होगी। किसमें होगी सर, जिग
जैग पैटर्न में होंगी, मतलब इस प्रकार से कुछ ऐसे, जैसे मतलब रस्सी वगैरह ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं करते, या पानी में लहर चलती है उस प्रकार से। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिग जैग पैटर्न में कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करेंगे। देखते जाओ, अभी समझ में आएगा। और हाँ, इसमें बेटा कुछ हेट्रो एटम होते हैं, जैसे मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया। इस प्रकार के तत्वों को हम लोग क्या करते हैं सर, प्रदर्शित करते हैं। अभी देखते जाओ, सब समझ में आएगा, सुनते जाओ। इस प्रकार के तत्वों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए एक लाइन खींचेंगे, और दोस्तों डबल बॉन्ड के लिए 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, 3 लाइन खींचेंगे। सब अभी समझ में आएगा। जैसे ध्यान से देखो, ये लिखा है CH3 CH2 CH3, ये एक यौगिक है, ठीक है। अब इसको हमको रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है। अगर इसको हम रेखा द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तो बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे बेटा इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो हमने ये देखो 3 कार्बन बना दिया। अब देखो जितने इसमें नोक हैं, एक नोक ही है, एक नोक ही है, एक नोक ही है, ये तीनों कार्बन है। क्या है सर, तीनों कार्बन है। इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो देखो ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सर हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब इस प्रकार के सूत्र में मतलब क्या करेंगे, रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे जिग जैग पैटर्न में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड रहेगा। क्या रहेगा सर, अंडरस्टूड रहेगा। इसको प्रदर्शित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH3, बेटा इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना। तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे सर, देखो ये 4 हो गए, 1 2 3 4 का जितने नोक आएंगे उतने कार्बन होंगे। और सर आपको पता है इसमें कितने कार्बन है सर, 4 है ना, 1 2 3 4, चलो हमने 4 बना दिया, ये देखो 4 हमने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा खुद दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन कैसे अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है सर, 4 होती है, लेकिन एक तो पूरा हो गया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड द्वारा, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। बेटा अब ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो देखो इसको आप कितने हाइड्रोजन दोगे सर, 3 देंगे। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे एक तो बॉन्ड भी बनाया ना। अब देखो ये कितने बॉन्ड बनाए सर, 1 1 2, तो इसको कितने हाइड्रोजन दोगे सर, 2, क्योंकि 4 संयोजकता होती है। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए, कितने हाइड्रोजन दोगे सर, 2, यहाँ पे सर 3, ठीक है। क्या इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, CH3 CH2 CH2 CH3, वही तो है। आसान है कि नहीं है, बोलो यार। जैसे एक और समझो, देखते जाओ, अभी सब सीख जाओगे यार, टेंशन न लो, बहुत आसान चीज़ है। CH3 CH2 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 CH3। अब देखो बेटा ये लिखा है कि नहीं लिखा है सर, बिल्कुल लिखा है। अब इसको अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इस तरह बना दो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, ठीक है सर। अब हाइड्रोजन दे लोगे, कैसे देना है सर, ध्यान से देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5, तो हाइड्रोजन समझ जाना कि सर यहाँ 3 कार्बन होगा, 2 2 2 3, ठीक है, अंडरस्टूड है, उसको समझना है खुद से, ठीक है सर। अगर इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर आते हैं, तो इसको प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। कैसे प्रदर्शित किया जाएगा जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, CH3 CH, यहाँ मैंने फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH2 CH3। अच्छा सर एक बात तो मुझे समझ में नहीं आई, इसको मतलब इस तरह से ही क्यों लिखते हैं जिग जैग पैटर्न में, सीधा भी तो बना सकते थे। बेटा मान लो सीधा हम बना दिए, ठीक है, चलो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, सीधा तुम बना दिए। अगर इसको सीधा बना दोगे तो क्या होगा, इसमें तुमको पता ही नहीं चलेगा कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन पता चलेगा, बीच में कितने कार्बन पता नहीं चलेगा। या तो तुम हर जगह डॉट डॉट बनाओ, अगर तुम डॉट डॉट बनाओगे तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर ये आसान तरीका नहीं होगा। आसान ये है कि देखो इस तरह से उल्टा सीधा कीरा बिछी बना दो, तो तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, इस तरह से कार्बन तुम अपने आप गिन लोगे, है ना, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए सरल बनाया गया है ताकि समझ में आ जाए, है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, थोड़ा आसानी से इसको पढ़ पाए, समय भी कम लगे, इस वजह से इसको बनाया गया है। बेटा मान लो इसको हमें बनाना है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, देखो हमने 4 बना दिए, 1 2 3 4। अब बेटा देखो दूसरे कार्बन पे, इधर से दूसरे कार्बन पे क्या लगा सर, फ्लोरीन लगा, तो फ्लोरीन लगा दो। क्यों, क्योंकि सर ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई आएगा तो उसको हम लोग
जैसे बना है उसी तरह इसमें लगा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। जैसे देखो और देखते हैं, CH3 CH2 CH Br, ठीक है, CH2 OH। मान लो इसका बनाना है, तो इसका बेटा हम कैसे बनाएंगे? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो चलो हमने 4 बना दिया, 1 2 3 4। अब बेटा देखो तीसरे नंबर पे क्या लगा है सर? तीसरे नंबर पे सर लगा है Br, तो चलो हमने यहाँ Br लगा दिया। ठीक है, और फिर इसी से क्या लगा सर? OH लगा, तो हमने OH लगा दिया। देखो इस वाले कार्बन से OH लगा था, तो OH लगा दिए, हो गया। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है सर, जरा ध्यान से देखना फिर से। जैसे मैं एक आपको और देता हूं, मान लो इसका बनाना है आपको। ठीक है, ये वाला कीटोन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड, इसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर? कार्बन को तो हम बना लिए, देखो 3 कार्बन हो गया, 1 2 3, और सर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, और डबल बॉन्ड से क्या लगा है? ऑक्सीजन। इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन, देखो इस तरह से बना देंगे। बोलो यार, समझ गए कि नहीं? सर बिल्कुल समझ गए। जैसे चलो एक और देते हैं, CH3 CH2 CH2 CHO, मान लो इसका बनाना, तो बेटा इसमें कितने कार्बन दिए हैं? देखो 1 2 3 4 5, देखो इस वाले कार्बन को भी गिनेंगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। अब बेटा इसी से देखो डबल बॉन्ड से क्या लगा है? इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, लगा दो। हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ऐसे लगा दो, लेकिन मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लगा दो, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और जैसे मान लो आपको एक और देते हैं, CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये है, इसको बनाना है, तो बेटा ये COOH है ना। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इसको आप बना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से कितने कार्बन है सर? 3 बना दिए। अब फिर देखो यहाँ पे इसी कार्बन से, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, और इसी से क्या लगा है सर? OH लगा है, तो OH भी लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा और अच्छा बनाएंगे इसको। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, यहीं पे क्या लगा देंगे? OH। ठीक है, ये वाला कार्बन है, C हो गया। देखो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे COOH, है ना। ठीक है, इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बनाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप घर पे जाइएगा और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कार्बनिक रसायन की शुरुआत कैसे हुई है, बेसिक टर्म के बारे में पढ़ा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, तो हम और आपके लिए अच्छी मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।